किसी मुल्क में सुल्तान उमर नाम का एक बादशाह रहता था। उसकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम लैला था। लैला निहायत हसीन और ज़हीन लड़की थी। घड़सवारी में वो पूरे शहर में मशहूर थी। एक दिन एक सौदागर एक निहायत खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा लेकर दरबार में आया। सुल्तान उमर ने जब वो घोड़ा देखा तो हैरान रह गए। इतना खूबसूरत जानवर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सौदागर ने हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, हुजूर, ये घोड़ा बहुत अजीब है। न घास खाता है, न दाना, न पानी पीता है। सुल्तान ने हैरत से पूछा, तो फिर ये खाता क्या है? सौदागर बोला, हुजूर, ये खजूर, बादाम, पिस्ता, किशमिश और ज़ाफ़रान खाता है और पानी की बजाय गुलाब मिला दूध पीता है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हम यही चीज़ें उसे खिलाएंगे। सौदागर ने एक और बात बताई, हुजूर, इसमें एक ऐब भी है, ये अपनी पीठ पर किसी को सवार नहीं होने देता। सुल्तान बोले, कोई हरज नहीं, हमारे पास सवारी के लिए सैकड़ों घोड़े हैं। सुल्तान ने सौदागर को 1 लाख रुपए इनाम दिए और महल के करीब एक साफ सुथरा इस्तबल बनवा दिया। सोने चांदी की बाल्टियां बनवाई गईं। 2 खूबसूरत लिबास वाले सिपाही घोड़े की खिदमत पर मुकर्रर कर दिए गए। जब शहर में ये खबर मशहूर हुई तो लोग इस अनोखे घोड़े को देखने के लिए टूट पड़े। शहजादी लैला को भी घोड़ों का बहुत शौक था। उसने सुल्तान से इजाज़त मांगी। सुल्तान ने कहा, बेटी, कल पर्दे का इंतज़ाम हो जाएगा, तुम आराम से जाकर देख लेना, मगर खबरदार, सवारी की कोशिश ना करना, ये बहुत शरारती जानवर है। दूसरे दिन पर्दे लगवाए गए और लैला अपनी सहेलियों के साथ घोड़े को देखने आई। घोड़ा वाकई इतना ही खूबसूरत था जितना सुना था। इली ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और खुद उसे मेवा खिलाया। घोड़ा खामोश खड़ा रहा। लेली का दिल ना माना और उसने सोचा, देखने में तो बिल्कुल सीधा लगता है, मैं एक बार कोशिश तो करूं। उसने अपनी कनीज से कहा, खबरदार, अब्बा हुजूर को कुछ न बताना, और बगैर काठी के कूदकर घोड़े की नंगी पीठ पर सवार हो गई। घोड़ा गर्दन झुकाए खामोश खड़ा रहा। लैला खुश हुई और उतरकर उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरने लगी, फिर वापस महल चली गई। इस शाम घोड़े ने मेवा को मुंह नहीं लगाया। दूध की बाल्टी सामने रखी गई तो मुंह फेर लिया। दूसरे दिन भी यही हाल रहा। सिपाहियों ने वजीर को खबर की। वजीर घबराया हुआ आया। जानवरों के डॉक्टर को भी बुलाया गया, मगर जाहिरी तौर पर कोई बीमारी नहीं थी। बिलाखिर एक बूढ़े सिपाही ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर, अगर जान की अमान मिले तो कुछ अर्ज करूं? सुल्तान ने सबको बाहर भेजा। सिपाही ने बताया कि शहजादी लैली आई थीं और उन्होंने घोड़े की सवारी ली थी। उस वक्त से घोड़े ने खाना पीना छोड़ दिया है और आंखों से पानी बहता रहता है। सुल्तान ने खुद लैली को इस्तबल ले गए। जो ही लैली पहुंची, घोड़े ने मुंह उठाकर उसकी तरफ देखा। लैली ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और मेवा खिलाने लगी। वो खुशी खुशी खाने लगा। दूध की बाल्टी रखी तो सारा पी गया। सुल्तान खामोश खड़े देखते रहे। सिपाही की बात सच साबित हो गई थी। वजीर ने मशवरा दिया, हुजूर, आसान तरकीब ये है कि लैला को ये घोड़ा तोहफे में दे दें और उनके महल में इस्तबल बनवा दें। सुल्तान को ये मशवरा पसंद आया और दूसरे दिन लैला के महल के सहन में इस्तबल बन गया। लैला की खुशी की कोई इंतहा न थी। वो रोजाना अपने हाथों से घोड़े को मेवा खिलाती, इस्तबल में बैठने के लिए एक तख्त बिछा लिया और अक्सर सहेलियों के साथ शतरंज खेलती। कई महीने गुजर गए। इस अरसे में कई शहजादों के पैगाम आए, मगर लैला ने शादी से इनकार कर दिया। वो सोचती थी कि अगर शादी हो गई तो घोड़े का क्या बनेगा, वो तो मेरे ही हाथ से खाता पीता है। वो अपनी सहेलियों से मजाक में कहा करती थी, मेरी शादी तो घोड़े से हो गई है। एक रात इत्तेफाक से लैला की आंख खुल गई। बड़ी देर तक वो करवट बदलती रही। आखिर उठकर बाहर टहलने लगी और चलते चलते इस्तबल की तरफ निकल गई। वहां उसने क्या देखा? उसके तख्त पर समिया लौंडी बॉल खोले बैठी है और एक निहायत हुसीन और जमील नौजवान उसके पास बैठा है। अस्तबल में घोड़ा मौजूद न था। लेली निहायत अक्लमंद थी। खामोशी से वापस आकर अपने पलंग पर लेट गई, मगर गुस्से की वजह से नींद न आई और उसी हाल में सुबह हो गई। अगले दिन लैला ने समिया को बुलाया। समिया सहम गई और बोली, हुजूर ने देख लिया है तो बताना ही पड़ेगा।
घोड़ा असल में किसी मुल्क का शहजादा है। उसे एक मंत्र आता है जिससे वो अपना रूप बदल सकता है। आधी रात को इंसान बनकर आता है और मुझसे बाल खुलवा कर देखता है। लेली ने गुस्से से कहा, अगर आज तूने उसके सामने बाल खोले तो मैं तेरे बाल कटवा दूंगी। उस रात लैली ने न खुद इस्तबल में गई न समिया को जाने दिया। रात को उसे कोठरी में बंद करवा कर ताला डलवा दिया। दूसरे दिन सुबह लोंडी ने इत्तला दी कि घोड़ा गायब है। लैला ने समिया को बुलवाया मगर जवाब आया कि समिया भी अपनी कोठरी में नहीं है। लैला खुद उठकर इस्तबल में गई। वहाँ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था। उस पर लिखा था, मैं मुमालिकत इलियाकूत का शहजादा हूँ। मुझे एक मंत्र आता है जिससे अपना रूप बदल सकता हूँ। तुम्हारे मुल्क में घोड़े का बहाना बनाकर आया था। सौदागर ने तुम्हारे वालिद के हाथ फरोख्त कर दिया। तुम मुझे देखने आए तो मैं पहली नज़र में तुम्हारा गर्वेदा हो गया। तुमने मुझे बहुत मोहब्बत से रखा, मगर मुझे तुम्हारी लौंडी समिया के बाल बहुत पसंद आ गए। अब मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कागज पढ़कर गुस्से के मारे लैला की आंखों में खून उतर आया। वो सीधी अपनी माँ के पास गई और उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। जब सारी बात बताई तो सुल्तान बेगम भी हैरान रह गईं। लैला ने कहा, अम्मी जान, मैंने कसम खा ली है, जब तक समिया के बाल नहीं काटूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे मुमालिकत उलियाकूत जाने दीजिए। सुल्तान बेगम ने बहुत समझाया मगर लैला अपनी जिद पर उड़ी रही। आखिर उन्हें खामोश होना पड़ा। दूसरे दिन लैला ने कुछ अशरफियाँ, जवाहिरात, 4 मर्दाना जोड़े और थोड़ा मेवा लिया। मर्दाना भेस में एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। रोज नया जंगल, रोज नई मंजिल। कोई आबादी नजर आती तो ममालिकत अलियाकूत का पता पूछती, मगर हर शख्स इनकार कर देता। किसी ने ये नाम आज तक सुना ही नहीं था। 1 महीना गुजर गया मगर लैला मायूस न हुई। उसे यकीन था कि एक दिन वो जरूर कामयाब होगी। एक दिन वो सोकर उठी तो सामने ऐसा जंगल नजर आया जिसके आगे जाना नामुमकिन था। दरख्तों की ऐसी दीवार थी जिसने आगे जाने का रास्ता बंद कर रखा था। लैला ने सोचा, या तो समिया के बाल काट कर ले जाऊंगी या उसी जंगल में दरिंदों की खुराक बनूंगी। अल्लाह का नाम लेकर खंजर निकाला और दरख्तों की टहनियां काटना शुरू की। 1 घंटे की कोशिश के बाद अंदर से कुछ रोशनी नजर आई और इतना रास्ता बन गया कि एक आदमी आसानी से अंदर जा सकता था। लैला ने आराम किया और फिर खंजर हाथ में लेकर जंगल में दाखिल हुई। आगे एक मैदान था जिसमें एक झोंपड़ी बनी हुई थी। दबे पांव करीब गई और अंदर झांका तो हिरन की खाल पर एक बुजुर्ग बैठा कुछ पढ़ रहा था। लैला के हाथ से खंजर गिर पड़ा। बुजुर्ग ने दोनों हाथों से पलकें उठाकर देखा और पूछा, बेटी, क्या हमें कत्ल करने आई हो? लेली डर के मारे उनके कदमों में गिर पड़ी और बोली, बाबा, भला ऐसी गुस्ताखी मैं कर सकती हूँ? मैं एक कमजोर लड़की हूँ जो किसी जरूरी काम से निकली है। बुजुर्ग ने सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी बताओ, तुझ पर क्या मुसीबत पड़ी? लिली ने सारा किस्सा सुना दिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, वो लड़का ऐसा ही शौक है, मैंने ही उसे वो मंत्र सिखाया था, अब वो इस मंत्र को भूल जाएगा। लेली ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे मुमालिकत इलियाकूत का पता बता दें। बुजुर्ग बोल्स, जंगल के आगे मुमालिकत इलियाकूत है। सूरज डूबने से पहले शहर में दाखिल हो जाओगी। लेली बोली, बाबा, मेरा घोड़ा अंदर कैसे आएगा? बुजुर्ग ने कहा, जाओ, अल्लाह का नाम लेकर उसकी रस्सी पकड़ कर ले आओ। और वाकई जब लेली घोड़ा लेकर आई तो रास्ता खासा कुशादा मालूम हुआ। बुजुर्ग के इशारे पर लैला आगे बढ़ी और अभी सूरज डूबा ही नहीं था कि शहर की फसील नजर आने लगी। वो खुशी से फूले न समाई। शहर में दाखिल हुई तो लोग उस नौजवान लड़के का हुस्न देखकर हैरान रह गए। हर शख्स ने ठहरने की दावत दी मगर उसने सराय का पता पूछा। एक नेक आदमी ने उसे सराय तक पहुंचा दिया। सराय की मालकिन भटियारी ने उसे हाथों हाथ लिया। रात को जब खाना आया तो आलू का सालन, मसूर की दाल और तनूर की मोटी रोटियां थीं। लैला ने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था मगर उस वक्त 1000 नेमत लगा। खूब पेट भर कर खाया और टांगे फैलाकर बेखबर सो गई। सुबह बेटियारी ने बताया,
मुसाफिर मियाँ, तुम बहुत खुशकिस्मत होकर आए हो। 1 महीना पहले हमारा शहर मातम कदा बना हुआ था। हमारे सुल्तान का एक ही लड़का कई महीने गायब रहा। खुदा खुदा करके 1 महीना पहले आ गया। मगर सुल्तान और मलका बहुत रंजीदा हैं, क्योंकि शहजादा एक काली कलोटी औरत को ले आया है। कान गुनहगार हैं। देखने वाले कहते हैं कि वो लौंडी मालूम होती है। लैला ने मुस्कुरा कर कहा, पसंद अपनी अपनी। ये सब सुनकर लैला को इत्मीनान हुआ, बल्कि खुशी हुई कि मामला इसी तरह है जैसा सोचा था। लैली शाही बाग में गई, जहाँ एक बूढ़ी मालन फूल चुन रही थी। लैली ने हमदर्दी से कहा, बड़ी अम्मी, तुम थक गई हो, आने दो, मैं मदद करता हूँ। बूढ़ी ने देखा तो एक निहायत खूबसूरत लड़का खड़ा था। उसने पूछा, बेटा, तू कहाँ से आया है? लैला ने बताया कि वो परदेसी है और सराय में ठहरा है। बूढ़ी ने कहा, बेटा तू मेरे घर आ जा, ये भटियारी मुसाफिरों को लूट लेती है। लैला ने पूछा, अम्मी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? बूढ़ी बोली, बेटा मेहनत न करूं तो खाऊं कहाँ से? इन फूलों का जेवर बनाऊंगी और रात को शहजादे के महल में ले जाऊंगी। मेरे सिवा वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनते ही लैला के तन बदन में आग लग गई, मगर उसने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है। लैला ने बूढ़ी की टोकरी उसके घर पहुंचाई और सराय से अपना सामान लेकर उसके यहाँ आ गई। कई दिन वो खामोशी से देखती रही, फिर रफ्ता रफ्ता फूल परोने शुरू किए। बूढ़ी कहती थी, बेटा ये तेरा काम नहीं। मगर लैला ने जल्द ही इतना अच्छा जेवर बनाया कि बूढ़ी हैरान रह गई। बूढ़ी ने कहा, बेटा, तूने ऐसा जेवर बनाया है कि शहजादे की बीवी जरूर पूछेगी कि किसने बनाया। लैली बोली, अम्मी, कहना मेरी भांजी ससुराल से आई है, उसने बनाया है। जब बूढ़ी रात को महल में गई तो शहजादे की बीवी ने खुश होकर कहा, मलन, कल अपनी भांजी को जरूर लेकर आना, हम उससे अपने बाल गंधवाएंगे और बहुत इनाम देंगे। दूसरे दिन लैला ने एक लहंगा सिलवाया, गोटे मसाले की कमीज और दुपट्टा बनवाया और एक तेज धार कैंची खरीदी। उसने अपने हाथ पांव पर सुर्ख रंग लगा लिया और तेल में कालिक मिलाकर चेहरे और हाथों पर मिल लिया। रात को जब वो लिबास पहनकर झिनकार करती कोठरी से निकली तो बूढ़ी देखकर दंग रह गई। महल में पहुंची तो समिया बड़े ठाठ से मसनद पर तकिए का सहारा लिए पड़ी थी। लैला की आंखों में खून उतर आया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। शहजादे की बीवी ने कहा, आज हम तुम्हारी भांजी से अपने बालों में फूल गंधवाएं। लैला की दिली मुराद पूरी होने को थी। समिया अपने बाल खोल कर बैठ गई। लैला ने अपना काम शुरू किया और बड़ी सफाई से पूरी चोटी काट कर अपनी टोकरी में रख ली और खूबसूरती से फूलों की चोटी लगा दी। काम से फारिग होकर उसने मालन से कहा, खाला, जल्दी घर चलो, मेरे शौहर ने थोड़ी देर की इजाजत दी थी। शहजादे की बीवी ने इनाम देकर रुखसत किया। घर आकर लैला ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और मर्दाना लिबास पहनकर बूढ़ी से कहा, अम्मी, सर में दर्द हो गया है, जरा हवा खाने जाता हूँ। उसने अपना थैला उठाया, घोड़े पर सवार हुई और बड़ी तेज रफ्तार से रवाना हो गई। शहजादा अपने दस्तूर के मुताबिक रात को 11 बजे कमरे में आया और बोला, समया, अपने बाल खोलो। समया ने चोटी खोलनी शुरू की तो फूलों की लड़ियां निकली। जब बाल खोलना चाहा तो गोद बिल्कुल खाली थी। शहजादा गुस्से से कांपने लगा और पूछा, सच सच बताओ, यहाँ कौन आया था? समिया ने डरते डरते बताया, बूढ़ी मालन की भांजी आई थी, उसने मेरी चोटी गिंधी थी। शहजादे ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां मोटे हुरूफ में लिखा था, हम आए मुमालिकत इलियाकूत के, हमने काटे समिया के केस। शहजादा कुछ देर हैरान सा खड़ा देखता रहा, फिर बोला, लैला तेरे बाल काट कर ले गई और तुझे खबर तक ना हुई, बेवकूफ कहेंगी। शहजादे ने फौरी तौर पर सिपाहियों को हुक्म दिया कि बूढ़ी मालन को पकड़ लाओ। रात को सिपाही बूढ़ी को गिरफ्तार करके ले आए। अगले दिन सुल्तान ने बेटे से सारा वाकया सुना। शहजादे ने लैला के साथ जो कुछ किया था वो सब बताया। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ी बहादुर लड़की है, मैं उसकी हिम्मत और जुर्रत से बहुत खुश हुआ। फिर संजीदा होकर बोले, हमारा मुंह नहीं बनता कि लैला के लिए तुम्हारा पैगाम भेजें। तुम खुद घोड़ा बनकर वहां जाओ और लैला से और उसके बाप से माफी मांगो। शहजादा बोला,
अब्बा जान, मैं वो मंतर भूल गया हूँ, सुल्तान ने कहा। तो फिर खत लिखो, वरना वो कहीं और शादी कर लेंगे, और समिया को फौरी तौर पर निकाल बाहर करो, शहजादे ने कहा। समिया को रात ही में महल से निकाल दिया। मुझे तो सिर्फ उसके बाल पसंद थे। दूसरी तरफ लैला ने रात भर जंगल पार किया और उस बुजुर्ग की झोंपड़ी के करीब पहुंची। सोचा कि अगर यहाँ रुकी तो शहजादे के लोग आकर पकड़ लेंगे। खामोशी से आगे बढ़ गई। 2 दिनों की मंजिल एक दिन में तय करती हुई अपने वतन पहुंच गई। मलका और सुल्तान बेटी की तरफ से मायूस हो चुके थे। महल में उदासी छाई हुई थी। अचानक लेली महल में दाखिल हुई। लौंडियां खुशी खुशी इत्तला करने दौड़ पड़ी। लेली सीधी अपनी माँ के पास गई और समिया की चोटी उनके कदमों में डालकर बोली, अम्मी जान, मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। उस रात शहर में चरागा हुआ और गरीबों को खैरात तकसीम की गई। 1 हफ्ते तक लैला ने आराम किया, मगर वो खामोश और उदास रहती थी। न सैर से मतलब था, न घर सवारी का शौक रहा। अपने कमरे में लेटी रहती थी। एक दिन सुल्तान ने बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। लैला बोली, अब्बा हुजूर, जिस दिन आपने मुझे घोड़ा इनाम किया था, मैंने दिल में अहद कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, मगर इंसान के रूप में आकर उसने मुझे दगा दी। शायद मर्दों की यही फितरत है, अब मैं शादी नहीं करूंगी। वो बोलती रही, मैं एक मुसाफिर खाना बनवा रही हूँ। जो कोई गरीब मुसाफिर हमारे शहर में आएगा, 3 दिन उसे वहाँ ठहराऊंगी। सुल्तान बेगम खामोश हो गईं। उन्होंने सोचा कि लैला अभी गुस्से में है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। कुछ अरसे बाद लंगर खाने के दारोहे ने आकर कहा, हुजूर, एक फकीरनी आई है। फटे पुराने कपड़े पहने हैं, पाँव में छाले पड़े हैं, सर पर एक बाल नहीं और बस रोती रहती है। लैला ने कहा, इसे हमारे पास लाओ। लौंडियां उसे लेकर आईं। लैला को देखते ही वो कदमों में गिर पड़ी और बोली, हुजूर, मैं आपकी लोंडी समिया हूँ। समिया का नाम सुनते ही लैला 10 कदम पीछे हट गई, मगर उसकी हालत देखकर रहम आ गया और पूछा, तुम जरंगार मसनद और जरीदोजी कपड़े छोड़कर यहाँ क्यों आई? समिया रोते हुए बोली, हुजूर, शहजादे को मेरे बाल पसंद थे। जब बाल नहीं रहे तो उन्होंने ठोकर मारकर मुझे निकाल दिया। मैं जंगलों में मारी मारी फिरती रही। लैला ने उसे सुल्तान बेगम के पास भेज दिया और कहलवाया, उसका कसूर माफ कर दिया, ये अपनी सजा को पहुंच चुकी है। एक दिन सुल्तान उमर के पास मुमालिकतो अलियाकूत का कासिद बहुत से तहाइफ लेकर आया और शहजादे का खत भी लाया। खत में शहजादे ने माफ़ी मांगी थी और लैला से शादी की दरखास्त की थी। वजीर ने मशवरा दिया, हुजूर, लैला के मशवरे के बगैर कोई जवाब न दें, क्योंकि घोड़ा आपने ही उन्हें तोहफे में दिया था। अब लैला की मर्जी है। लैला ने कहलवाया, अगर वो वाकई शादी करना चाहता है तो खुद आकर मुझसे बात करे। शहजादा ये सुनते ही राजी हो गया और अपने खास मुशीर को साथ लेकर रवाना हो गया। लैला ने अपने खास बाग में, जहां वो घर सवारी की मश्क करती थी, शहजादे से मिलने का वक्त मुकर्रर किया। शाही लिबास पहनकर अपनी सहेलियों के साथ बाग में गई। उसके अलावा उसने समिया को शहजादे जैसा लिबास पहनाया, सर पर ताज रखा और एक कीमती घोड़े पर सवार कराकर अपने साथ लिया। वक्त मुकर्रर पर शहजादा बाग में पहुंचा और देखा कि लैला एक हबशी गुलाम के साथ घर सवारी की मश्क कर रही है। वो गुस्से से कांपने लगा और कमर से खंजर निकाल लिया। लैला उसके इस्तकबाल को आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, आपकी तशरीफ आवरी से बड़ी खुशी हुई। शहजादे ने गुस्से से पूछा, तुम किसके साथ घर दौड़ कर रही थी? लैला ने मुस्कुराकर कहा, आपके गुलाम के साथ। शहजादे ने कहा, मेरा गुलाम यहाँ कैसे आया? लैला ने हंसकर जवाब दिया, जैसे मेरी लौंडी मुमालिकत इलियाकूत गई थी। शहजादे ने गुस्से में कहा, क्या तुमने मुझे यहाँ जलील करने के लिए बुलाया है? लैला ने संजीदगी से कहा, शहजादे साहब, गुस्से में आपे से बाहर क्यों होते हैं? औरतें ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। वो सिर्फ एक दफ़ा किसी से मोहब्बत करती हैं। मुझे घोड़े से मोहब्बत हो गई थी। उसने मेरे साथ दगा की और मेरी उदना लौंडी को लेकर चला गया। फिर बोली, अगर आप मुझे ताना देकर ना जाते तो मैं कभी मुमालिकत इलियाकूत ना जाती। आपको मालूम है, मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैंने कई महीने जंगलों की खाक छानी,
آپ سمیہ کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور میں شیروں اور بھیڑیوں کے منہ میں تھی۔ آخر میں اس نے سمیہ کو قریب بلایا اور تاج زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، یہ آپ کی نور نظر سمیہ ہے، اگر لے جانا چاہتے ہیں تو شوق سے لے جائیں۔ شہزادے نے گردن جھکا کر کہا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، بلکہ میں تمہارا گناہگار ہوں۔ تم نے مجھ سے پورا انتقام لے لیا۔ تمہیں اس غلام کے ساتھ دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیلا نے مسکرا کر کہا، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ گھوڑا جسے میں اپنے ہاتھ سے کھلاتی پلاتی تھی سمیہ کو لے کر فرار ہو گیا تو میرے دل پر کیا گزری ہوگی۔ شہزادے نے ندامت سے کہا، بار بار اس کا ذکر نہ دہراؤ، میں اپنے قصور کی معافی مانگتا ہوں۔ لیلا نے اپنی کنیز سے کہا، شہزادے صاحب کے لیے کرسی لاؤ، بڑی دیر سے کھڑے ہیں۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، میں اپنا استبل دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیلا نے جواب دیا، جب گھوڑا نہیں رہا تو استبل بیکار تھا، اس کا میں نے مسافر خانہ بنوا دیا۔ لیلا نے شہزادے کو سلطان کے پاس بھیجا۔ شہزادے نے سلطان سے شادی کی درخواست کی۔ سلطان نے جواب دیا، بیٹا، تمہارے والد صاحب کی طرف سے پیغام آنا چاہیے۔ شہزادہ گردن جھکا کر بولا، سلطان عمر، میں ابا جان کی مرضی سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ اپنا قصور معاف کروا کر آؤں۔ سلطان نے اسے سینے سے لگا لیا اور بولے، بیٹا، ہم نے تمہیں معاف کیا، اپنے والد کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ اگر وہ خود بارات لے کر آئیں تو یہ رشتہ کرنے کو تیار ہیں۔ شہزادہ اسی دن روانہ ہو گیا۔ دونوں سلطانوں کے درمیان قاصد کے ذریعے شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور بڑی دھوم دھام سے شادی کی رسم ادا ہوئی، اور اس کے بعد لیلا اور شہزادہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دغا اور بے وفائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور بہادری، صبر اور خودداری سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔